गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मेरे सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं बोर्स थियरी के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल। उसमें कौन कौन से फॉर्मूला इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखे हुए थे। तो रेडियस वाला देखा हुआ था, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई z स्क्वायर m। सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। उसके अलावा हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखा हुआ था कि -m⁻⁴ z स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। और जनरलाइज फॉर्मूला देखा हुआ था एनर्जी बेस्ड एनर्जी लेवल डायग्राम के वाला -13.6 बाई n स्क्वायर। और एक चीज देखी हुई थी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी देखा हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता था -k² बाई r, k q1 q2 बाई r से निकाला था। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकला था, इट्स k² बाई 2r। ओके, और जब हमने यहाँ से टोटल एनर्जी फाइंड की थी तो उसका फॉर्मूला क्या निकला था, -k² बाई 2r। मतलब आप इन तीनों को देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि इसके तीन के बीच में कुछ ना कुछ फॉर्मूला कॉमन निकलना चाहिए, मतलब कुछ कोरिलेशन होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। और इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी तो नेगेटिव है, मतलब मैं ये लिख सकता हूँ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो इट्स द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, और हमने एक चीज देखी हुई थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट ट्रांसफर करता है तो एनर्जी डिफरेंस क्या रहता है, EI माइनस EK इज इक्वल टू HF। और लास्ट एक और फॉर्मूला था कि L इज इक्वल टू mv, R इज इक्वल टू NH बाई 2 दैट इज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम। तो देखो बच्चों, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काफी ट्रिकी क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये कैसी बात है मालूम है कि आपको सीधा रास्ता दिया हुआ है, लेकिन आपको वहां पर स्लिप नहीं होना है। आपको अपने डेस्टिनेशन तक विदाउट स्लिप पहुंचना है, और बच्चे यहाँ पर स्लिप हो ही जाते हैं। ओके, सो आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा कि लाइक अभी हम बात करें इसमें, तो मैं आपको अभी एसएलआर में से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अच्छे अच्छे जो शॉर्ट एग्जांपल है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है, वो अभी मैं करवा रहा हूँ। तो उसमें भी एग्जांपल नंबर 15 है, वो भी हम करने वाले हैं, एसएल अरोरा का एग्जांपल नंबर 15। तो क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन। आपको दिया हुआ है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, calculate the energy required to excite the electron from ground state to second excited state. So be careful, ground state मतलब n कितना होता है, 1 होता है, लेकिन वहां से हमें second excited state में जाना है। तो second excited state का मतलब n is equal to how much? excited state जब भी बोले तो एक नंबर ऐड करना होता है। तो n is equal to 3, like n is equal to 1, ये n is equal to 2 है, n is equal to 3। सो ये n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ, इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 की बात करें, सो इट इज व्हाट, n इज इक्वल टू 3 मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो बी केयरफुल कि एक्साइटेड स्टेट बोला है या सिंपली स्टेट बोला है। ओके, तो जो यहाँ पर हमें बोला गया कि ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है तो एनर्जी कितनी चाहिए। ओके, तो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना था कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। लाइक n इज इक्वल टू 1 के लिए कितनी एनर्जी होती है, यहाँ पर 1 रख देंगे तो हो जाएगा E1 दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे E3 फाइंड करना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब -13.6 बाय 9, सो इट्स हाउ मच, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हमें मिल रहा था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी लेवल डायग्राम याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल यहाँ से देखकर ही सोल्व हो जाते हैं, इससे कैलकुलेशन हर बार नहीं करनी पड़ती है। सो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इसको 1 में से सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3 में ले जाने के लिए। सो मुझे चाहिए E इज इक्वल टू E3 माइनस E1, सो दैट इज -1.51 माइनस -13.6। सो इट्स हाउ मच, सो हम यहाँ पर देखें तो ये कितना आएगा, सो इट्स 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो, मैंने जल्दबाजी शायद नहीं की है तो। ओके, 10.6 प्लस 1.51 कर दो तो हो गया। ओके, 10.6 प्लस, ये मेरा थोड़ा अलग तरीका में यूज कर रहा हूं, 12.11 आया नहीं, तो यहाँ पर आप कर लो ये 13.6 माइनस 1.51
सो ये 10 माइनस 1 9, 12.09 होगा, सॉरी इट्स व्हाट 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो जल्दबाजी नहीं करनी है। नाउ ये हो गया 12.09। सो दैट्स इट। तो देखो यहां से अब आपको यहाँ पर ये इस चीज पर ध्यान देना है कि एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है। लाइक मैं अगर बोलूं कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, डेफिनेटली आप सही सोच रहे हो, तो n कितना होगा 6 होगा। ओके, सो कोई बात नहीं, चलो आपको ये आता है, सामान लेता हूं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी कि एग्जाम्पल नंबर 20 में करवा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 20। सो क्या है, इन द ग्राउंड स्टेट of hydrogen atom, its Bohr radius is given by 5.3 into 10 to the power minus 11. ग्राउंड स्टेट में बोर रेडियस दी गई है 5.3 into 10 to the power minus 11 मीटर। ग्राउंड स्टेट मतलब जब भी ग्राउंड स्टेट बोला जाए तो n कितना होता है, 1 होता है। नाउ द एटम इज एक्साइटेड सच दैट द रेडियस बिकम 21.2। तो रेडियस अब इसकी कितनी बन गई, r डैश 21.2 into 10 to the power minus 11 मीटर एक्साइट हो गया एटम, मतलब डेफिनेटली ग्राउंड से ऊपर चला गया है। कहां गया वो मुझे मालूम नहीं। सो लेट अस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन दिस एक्साइटेड। सो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि इसके लिए मुझे एन डैश फाइंड करना है। ओके, आर और एन अवेलेबल है, आर डैश दिया है, एन डैश फाइंड करना है। तो आपके सामने ये फॉर्मूला का लिस्ट है ऑलरेडी, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली रेडियस की बात हो रही है, क्वांटम नंबर की बात हो रही है, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट वन। सो आप इसको देखोगे तो और किसी की जरूरत ही नहीं है, पाई जेड ई एम एच एप्सिलॉन की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ एन की जरूरत है। ओके, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर लिख सकता हूं इसके बेस। सो आर एन इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब आर बाय आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाय एन डैश स्क्वायर। ओके, सो आर दैट इज 5.3 into 10 to the power minus 11 by 21.2 into 10 to the power minus 11, that is n square मतलब 1 square by n dash। सो ये तो गया, चलो अब 5.3 का टेबल बोलूंगा तो 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, सो यस 5.3 4 जा, सो n dash square is equal to 4 मिला। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। बच्चों पता चला, ये काफी सिंप्लीफिकेशन, आपको कोई इतना ज्यादा सोचना नहीं है, काफी सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन किया है। नाउ और एक चीज बोलिए कि टोटल एनर्जी फाइंड करो इस ऑर्बिट में। सो सेकंड वन, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा हाइड्रोजन के लिए, 13.6 बाय एन स्क्वायर। सो इट्स माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर मतलब 4, दैट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इट्स द टोटल एनर्जी इन दिस ऑर्बिट E2। ओके, ये भी आपको फाइंड करना था। तो अब तक जो मैंने बात की वो क्या था कि काफी इजी क्वेश्चंस आपके सामने रखे, फंडामेंटल क्वेश्चन रखे, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि ये बेसिक क्वेश्चन कौन कौन से रहते हैं। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि आप डेटा आइडेंटिफाई कर सको और फॉर्मुलेशन कर सको, इसलिए अभी मैंने 2 क्वेश्चन समझाए। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़े अच्छे। वैसे तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इजी ही है, लेकिन हम इजी करके सारा निकल तो नहीं सकते कि सारे क्वेश्चन में छोड़ दूं, चलो बच्चों इजी है, करना ही मत। ओके, सो लाइटली मत लेना, ऑलवेज अटेम्प्ट करने जाना है, इजी लगे तो भी। बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि इजी लगता है ना, ये तो इजी है चलो छोड़ देते, हो ही जाएगा उसके जैसा ही, फिर एग्जाम में आता है फिर घूम जाते हैं। सो नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 20। अब अच्छे क्वेश्चन में आपके सामने रख रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन। ग्राउंड स्टेट एनर्जी जब भी बोले मतलब E1 इज गिवन, दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है कहां पर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड एक्साइटेड मतलब क्या होगा, बी केयरफुल, फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट आप बताओ n कितना होगा। डेफिनेटली आप सोच रहे हो n इज इक्वल टू 3, सही हो। ओके, यस, चलो तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो यहां से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन ये तो काफी भयंकर रहता है, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कुछ नहीं लेते। सो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3 में हम क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल एनर्जी, क्योंकि उसका तो बहुत ही सुंदर फॉर्मूला हमारे पास है, टोटल एनर्जी En दैट इज माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर। नहीं समझ रहे हो, देखो ये समझ गए आप।
टोटल एनर्जी, ये सब रिलेशन मैंने यहाँ से निकाला है। ओके, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना अगर नहीं समझे हो तो मैं सबसे पहले टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी में कहां पर फाइंड करूंगा? थर्ड में फाइंड करूंगा, थर्ड ऑर्बिट में। क्यों? क्योंकि वो बात कर रहे हैं किसकी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। मतलब n कितना होगा? 3 होगा। सो इट्स माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर। सो माइनस 13.6 बाय 9, इट्स माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये टोटल एनर्जी मिली सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब मुझे तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सो K3 इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ T3 काइनेटिक एनर्जी। सो Ke बोल दो तो भी चलेगा और K3 बोल दो काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज व्हाट? प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स योर आंसर। ओके, तो आपको क्वेश्चन में प्रॉपर्ली रीड करना है और छोटा सा लॉजिक लगाओ कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो हमारी तो पॉजिटिव आई, मतलब हम सही है। टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव आएगी। इतना सिर्फ ध्यान रखोगे ना तो आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी जिंदगी में नेगेटिव नहीं आ सकती, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जिंदगी भर नेगेटिव आएगी। इतना सिर्फ हर बार लॉजिक लगाना है। ओके, सो ये हो जाएगा। नाउ सेकंड बीट इसमें पूछा है, काफी सारे बीट्स है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट? बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आप ही बताओ, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, कहां पर करनी है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो n की वैल्यू होनी चाहिए 4। मतलब कि आप देखो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन है आपके पास कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। अब जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है वहां पर हम क्या फाइंड कर लेंगे? टोटल एनर्जी। सो मैं E4 फाइंड करूंगा, दैट इज माइनस 13.6 बाय 4 स्क्वायर। ओके, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे। सो इट्स हाउ मच? माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। मतलब n इज इक्वल टू 4 से टोटल एनर्जी फाइंड की, दैट इज व्हाट? इट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी E4। सो दैट इज माइनस 0.85, 2 into 0.85, 80 to the 160, 170. So it's minus 1.70 electron volt. It's your answer. Okay. So देखो बच्चों क्या है? So सारी चीजें क्या है? It's all about accuracy. Okay. जितनी accuracy ज्यादा होगी उतना आपको जल्दी समझ में आएगा और मार्क्स कम जाएंगे। Now next अभी हम जाए तो और एक क्वेश्चन है थर्ड बीट। If electron jump to the ground state from the third excited state, okay, then calculate the wavelength of the photon emitted. तो जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, मतलब ये डायग्राम बना लो, n इज इक्वल टू 1 है, उसमें से जंप करके n इज इक्वल टू 3 में जा रहा है, तो वेवलेंथ जो भी यहाँ पर फोटोन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर में से हायर में या हायर में से लोअर में, कुछ वेवलेंथ है वो क्या करता है? अपने अंदर से एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। तो अभी यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो इसकी एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर एनर्जी होगी n इज इक्वल टू 3, तो 3 पर होगा ये माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये जंप ऑटोमेटिक नहीं करेगा, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिली होगी तब करेगा, क्योंकि लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाना चाहता है। सो इसका डिफरेंस जो भी होगा, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू व्हाट? E3 माइनस E1। सो दैट इज माइनस 1.51 माइनस 13.6। ये आपको मालूम ही है लेकिन थोड़ा सा लो। नाउ इट्स 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E को मैं क्या लिख सकता हूँ? HF। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन। कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही क्या होगा? किसकी एनर्जी होगी? फोटॉन्स की एनर्जी होगी, जो इसमें फोटॉन्स एमिट हो रहा है। तो उसी की हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। सो HF, तो H3 बाय लैम्बडा दैट इज 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा एंड में कन्वर्ट करें तो 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ओके, सो फाइनली लैम्बडा को सब्जेक्ट बना दो, दैट इज H into C by 6 times. So 6.6 10 to the power minus 34. So our answer will be, मैं यहां से डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इट्स 970 एंगस्ट्रॉम। 970 एंगस्ट्रॉम।
ओके, सो इट्स ओवर। ओके, सो दैट्स इट। और ये यहां से खत्म हो जाता है। सो अब हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट ये कैलकुलेशन में यहाँ पर 12.75 है बच्चों, ये करेक्ट करना है। ये है 12.75, इसका डिफरेंस है वो। ओके, सो वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने डायरेक्ट लिखा है। सो दैट्स इट। नाउ अब आगे बढ़े। सो नेक्स्ट अब इससे भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखें। (21) एग्जाम्पल है वो, अच्छा है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 21, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन इन फिगर, identify by doing the necessary calculation which transition corresponds to the emission of spectral line of wavelength 102.7 नैनोमीटर, कि कौन से ट्रांजिशन में ये वेवलेंथ है वो एमिट होने वाली है। सो लेट अस सी कि लाइक आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, यही समझने है, बोर्ड में पूछा गया है 2-3 बार सीबीएसई बोर्ड में। सो बी केयरफुल। हाँ, सो ये ए ट्रांजिशन दिया है, यहां से ये बी ट्रांजिशन दिया है, ये वाला सी ट्रांजिशन बोल दिया, और ये डी ट्रांजिशन बोल दिया, और सबकी कुछ ना कुछ एनर्जी दी गई है। इट्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हियर इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हियर इट इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हियर इट इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड कि इसमें से कौन से ट्रांजिशन में इतनी वेवलेंथ है वो एमिट होगी। तो देखो बच्चों, इसको दो तरीके से कर सकते हो कि पहले तो इन सबका बारी बारी एनर्जी डिफरेंस लो और वेवलेंथ फाइंड करो, लेकिन वो बहुत ही भयंकर रहता है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एनर्जी डिफरेंस मैंने इसका लिया, इसका लिया, इसका लिया, लेकिन ऐसे ट्रायल एंड एरर हम कितनी बार करें। तो उससे बेटर क्या है मालूम है, कि ये वेवलेंथ यूज के हमारे पास दी गई है कि इतनी वेवलेंथ कब एमिट होगी, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली पहले एनर्जी फाइंड कर लेते हैं उस फोटोन की। ओके, सो एनर्जी E इज इक्वल टू व्हाट, hc बाय लैम्डा। सो hc 6.6 into 10 to the power -34 into c 3 into 10 to the power 8 बाय लैम्डा, नैनोमीटर है, SI में कन्वर्ट करें 10 to the power -9। तो मुझे ये एनर्जी कितनी मिल रही है वो मैं सबसे पहले फाइंड कर लूंगा। तो चलो देख लेते हैं एनर्जी कितनी मिली अभी मुझे। तो ये मिली 1.9355 into 10 to the power -18 जूल। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी मिलेगी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1.6 into 10 to the power -19 डिवाइड करूंगा, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो फाइनली इट्स हाउ मच, इट्स अप्रोक्सीमेटली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। सो बच्चों, इसमें से कौन सा डिफरेंस है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली। चलो वो आप थोड़ा सोचो, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, कि कौन से ट्रांजिशन में ये डिफरेंस 12.1 आ सकता है। मैं 3.4 माइनस 13.6 करूंगा, इट्स 10.2, तो इसका चलो आंसर नहीं होगा। 13.6 माइनस 1.5 करूंगा, 12.09, यस इट मे बी पॉसिबल। 12.09 इज नियरेस्ट टू 12.1। सी में क्या बोल रहा हूं, अब ये एनर्जी क्या दिखा रहा है कि इसमें से कौन से ट्रांजिशन में ये फोटोन लिबरेट हो रहा है। तो देखो पहले वाला ट्रांजिशन कंसीडर करेंगे तो उसमें एनर्जी कितनी डिफरेंस मिल रहा है, 10.2, हमें कितना चाहिए 12.1। तो ये जो भी चार ट्रांजिशन थी उसमें 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अराउंड किस में दिख रहा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है, मतलब कि ये डी ट्रांजिशन। तो हमारा आंसर विल बी व्हाट, हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि डी ट्रांजिशन में एनर्जी गैप है वो कितना है, एनर्जी ई दैट इज -1.5 माइनस 13.6, इट्स -12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So it's nearest to our predicted answer. Okay, so हम बोल सकते हैं कि जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा -1.5 में से 13.6 मतलब डी ट्रांजिशन होगा, तब ये वेवलेंथ है वो एमिट होने वाली है। ओके बच्चों, सो देखो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। कौन सा, तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ई एम माइनस सी का दैट इज एच। सो मैंने आपके सामने फॉर्मूला सारे रख ही दिए। ओके, नाउ ऐसा ही एक और क्वेश्चन करे, चलो कि अब नेक्स्ट और ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले ये लिखना होगा, आपको नोट डाउन करना है। सो लेट अस सी वन अनदर क्वेश्चन, ताकि ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन से नहीं हुआ है तो अगर आपका। सो इसमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 23 करवा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 23। फिगर शोज द एनर्जी लेवल डायग्राम
लाइक हियर इट इज n इज इक्वल टू 4 फॉर हाइड्रोजन एटम, चलो बोल ही दिया है। हियर इट इज n इज इक्वल टू 3, हियर इट इज n इज इक्वल टू 2, हियर इट इज n इज इक्वल टू 1, और ट्रांजिशन भी दिया हुआ है 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1, और 3 to 2, 3 to 1 and 2 to 1. So what we want to find? Again logical है. First find the transition which results in the emission of photon of wavelength lambda 496 nanometer. कौन से ट्रांजिशन में इतनी वेवलेंथ है वो एमिट होगी? आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दी गई है, ओके, कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में ट्रांजिशन में ये दिया हुआ है। सो एनर्जी का फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा रहा हो hc/λ फॉर जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो hc/λ लगाते तो एनर्जी किस में मिलती है? जूल में, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। सो मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ। सो 6.6 into 10 to the power minus 34 c, that is 3 into 10 to the power 8, lambda 496 into 10 to the power minus 9, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10 to the power minus 9। ओके बच्चों, सो अब ये एनर्जी कितनी मिलती है? तो एनर्जी कितनी मिल रही है? लेट अस सी, इट्स अप्रोक्सीमेटली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेटली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी मिली मुझे। ओके, नाउ तो n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखें तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हियर इट इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, और ये माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हियर इट इज माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी लेवल हाइड्रोजन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए है। सो बच्चों, अब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस किस में दिख रहा है आपको? कौन से ट्रांजिशन में आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें नहीं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होना चाहिए? सो ध्यान से देखो, 2.5 आपको दिख जाएगा। लाइक मैं 13.6 माइनस करूंगा तो इसमें तो नहीं आएगा, 3.4 माइनस करूंगा इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन ये 3.4 माइनस 0.85 करता हूं, 3.4 माइनस 0.85, सो इट्स 10, 13, 2, सो 13 माइनस 8, 7, 10 माइनस 5, सो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट टू नियरेस्ट ये डिफरेंस है। किसका है? सो 2.75। किसका है? ये हम देखें तो 0.85 और 3.4, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कौन से ट्रांजिशन में ये वेवलेंथ है वो एमिट होने वाली है। सो वी कैन से दैट ट्रांजिशन E4 minus E2 is approximately 2.75, which is approximately 2.8. Okay, so sorry 2.75 है सपोज ये। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक मिनट, ये डिफरेंस कितना था मैं भूल गया, भूलने की बीमारी आप जानते हो, फिर से करते हैं। चलो मैंने निकाल दिया ना, 13 minus 8, 5, या 2.55। So here it is nearest to 2.5. Okay, so now ये हमें कितना मिला? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। So हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन होने वाला है? 4 to 2। So we can say that from transition 4 to 2 wavelength will be 496 नैनोमीटर। इट्स योर आंसर। अब दूसरा वाला क्वेश्चन और अच्छा दिया हुआ है, लॉजिकल दिया हुआ है। सो व्हाट इज दिस? सेकंड बिट, विच ट्रांजिशन कोरोस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ? जस्टिफाई योर आंसर। सो इसमें से कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी बच्चों? सोचा कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ होगी? तो देखो आप एक चीज जानते हो कि EI माइनस EK इज इक्वल टू HF, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ hc/λ, EI माइनस EK, मतलब I और K स्टैंड फॉर व्हाट? इट में भी 1, 2, इट में भी 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। सो वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू hc/EI माइनस EK। सो आउट ऑफ दिस 4 पॉसिबिलिटी, 4 नहीं एक्चुअली 6 पॉसिबिलिटी, उसमें कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी? तो आप देख सकते हो मैक्सिमम वेवलेंथ अगर चाहिए तो ये एनर्जी डिफरेंस एज फार एज पॉसिबल क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो ऐसा स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस कहां से कहां पॉसिबल है? 3 to 4 में पॉसिबल है, उसके अलावा किसी में भी ये स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। सो हम बोल सकते हैं कि फॉर ट्रांजिशन 4 to 3 मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्टेन, ओके, या एमिटेड, जो भी बोलो आप। ओके, सो ये ट्रांजिशन में होगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी, चलो ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, हम ऐड करते हैं। मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी? तो आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस। तो किसमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है? तो मैं बोलूंगा 1 to 4। सो 4
for to one transition minimum wavelength obtained या emitted, चलो so it's your answer. ओके बच्चों, तो ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। देखो फॉर्मूला से चिपक लेना है, आपको चिपके रहना है कि फॉर्मूला है वो नहीं भूलना है। इसमें कोई भी फॉर्मूला भूल गए तो इस चैप्टर में है ही सिर्फ इतने फॉर्मूला, और उसमें से भी आप भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। लाई बापा वाले है फॉर्मूला, लेकिन वो तो इजी है, मैंने आपको ट्रिक भी समझाई हुई है। सो स्टिक विद दिस फॉर्मूला, ओके, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट फिजिक्स नहीं लगाना है, मैथ्स नहीं लगाना है, काफी बेसिक मैथ्स लगाना है यहाँ पर। सो दैट्स इट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट अब हम देखें तो अब शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है कि किसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलती है और किसमें लॉन्गेस्ट। सो वो हमने कर दिया है, सो अभी हम नहीं करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 30, ओके, एग्जाम्पल नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्टकट भी आपको मैं बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। सो पहले मैं पानी पी लूं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम of electrons is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature। तो हमें क्या दिया है, 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीम है, उसको हम यूज कर रहे हैं बॉम्बार्डिंग के लिए, ओके, गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। अप टू विच एनर्जी लेवल द हाइड्रोजन एटम्स वुड बी एक्साइटेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट, वो बाद में है, दूसरा बीट है। सो कौन से एनर्जी लेवल तक हाइड्रोजन एटम एक्साइट होगा। सो कुछ है नहीं इतना हार्ड, एनर्जी डायग्राम मालूम होना चाहिए। लाइक n इज इक्वल टू 1 है तो एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2 है तो एनर्जी कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 है तो एनर्जी कितनी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 है, एनर्जी कितनी है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसमें से कौन से ट्रांजिशन में 12.9 के अराउंड एनर्जी डिफरेंस मिलेगा, वही आपको सोचना है। कौन से ट्रांजिशन में मिल सकता है बच्चों 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हम यहाँ पर इतना एनर्जी है ना सप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां तक होने वाला है। कि लाइक पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है, 1 to 3 या 1 to 4। देख लो आप कि लाइक मैं 1 to 3 करूंगा ट्रांजिशन, मतलब 13.6 माइनस 1.51 करूंगा, सो इट्स 9, इट्स 0, इट्स 12.09 हुआ। हम 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं। और अगर मैं 1 to 4 करूंगा, सो इट्स 13.6 माइनस 0.85, सो 10 minus 5 5, इट्स 15 minus 8 7, इट्स 12.75। सो कौन सा ट्रांजिशन यहाँ पर हो सकता है, तो देखो 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नजदीक कौन है, 12.09 या फिर 12.75। तो 4 to 1 ट्रांजिशन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम ये आंसर कितना होगा, 12.75। नहीं समझ रहे हो, फिर से समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि अगर हम 12.9 इलेक्ट्रॉन एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा। तो हमें इतना मालूम है कि 1 to 4 या 1 to 3 में होगा। तो मैंने 1 to 3 का एनर्जी डिफरेंस निकाला, 1 to 4 का निकाला, किसका इसके नजदीक आया, 1 to 4 का आया। सो आवर आंसर विल बी व्हाट, 1 to 4 ट्रांजिशन होगा। दैट्स इट, ओके। सो ये पहला बिट था कि हमारा ट्रांजिशन कहां से कहां तक होने वाला है। नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्टन सीरीज एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर सीरीज। तो फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या होता है कि लाइक मैं पास्टन सीरीज की बात करूं तो 1/λ लाई बा पा मतलब 1 2 3। तो आप जानते हो कि r 1/3² माइनस 1/n²। अब फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टन सीरीज बोला है, मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा, उसके बाजू वाला 3 है तो उसके बाजू वाला 4 होगा। सिमिलरली बामर के लिए फर्स्ट लाइन है, सो 1/λ इज इक्वल टू r लाई बा मतलब 2 मतलब 1/2² माइनस उसके बाद का नंबर, फर्स्ट लाइन मतलब 3। तो जब भी फर्स्ट लाइन बोला जाए मतलब क्या है, उसके बाजू का एग्जैक्ट कौन पड़ोसी है वही होगा। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है पास्टन की।
इसको बोल सकते हो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है 52 की। क्यों? क्योंकि आजू बाजू में झगड़ा ज्यादा होता है, झगड़ा मतलब वेवलेंथ कंसीडर करो, सो ये यहां से हो जाएगा। ओके, नाउ दैट्स इट। ओके बच्चों, सो अब नेक्स्ट हम जाए तो नेक्स्ट बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया पूरा, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में है, ऑल टाइम फेवरेट कैटेगरी में भी आता है, 31 32 दोनों। सो लेट अस सी एग्जांपल नंबर 31। सो विच स्टेट ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम मतलब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम, हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसकी जो रेडियस है वो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन जितनी होगी। तो बेरिलियम के लिए मुझे N2 फाइंड करना है, सेम ऑर्बिटल रेडियस बोला है, मतलब R2 अगर उसके लिए बोलूं तो वो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट जितना है, मतलब हाइड्रोजन के लिए अगर कंसीडर करें ग्राउंड स्टेट तो N1 कितना होगा बच्चों, 1 होगा। उसके लिए रेडियस में कंसीडर करो तो वो कितनी होगी, हाइड्रोजन के लिए R1 R होगी ग्राउंड स्टेट के लिए। अभी भी आप क्वेश्चन नहीं समझो। विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयोनाइज्ड बेरिलियम हैज अ सेम रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि RBE3+ इज इक्वल टू RH ग्राउंड स्टेट के लिए दिया है। सो मुझे यहाँ पर Z मालूम है, Z2 बेरिलियम के लिए कितना होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम मतलब 4 होगा, और हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, 1 होता है। अब R का फॉर्मूला आपके सामने है, n² h² ε/π/z², उसमें बाकी सब तो कांस्टेंट है n और z के अलावा, आप देख सकते हो। मतलब मैं यहाँ पर RBE3+ को क्या लिख सकता हूँ, n2² z2 इज इक्वल टू n1² z1। देखो बच्चों मैंने क्या किया, बेरिलियम के लिए लगाया इस साइड, हाइड्रोजन के लिए गया, बाकी सब तो कांस्टेंट है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो N2 तो मुझे फाइंड करना है, Z2 है उसका 4, R1 के लिए ग्राउंड स्टेट मतलब N इज इक्वल टू 1 और हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा। सो N2² इज इक्वल टू 4, सो वी कैन से दैट N2 इज इक्वल टू हाउ मच, 2। दैट्स इट। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें मिल गया कि जो रेडियस यहाँ पर बेरिलियम में सेकंड ऑर्बिट की होगी वो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही, लेकिन अब रेडियस के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनर्जी के लिए। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ द डबल आयोनाइज्ड लिथियम, अब डबल आयोनाइज्ड लिथियम बोला है Li2+, has the same energy as the ground state energy of hydrogen atom, ऑर्बिटल रेडियस भी कंपेयर करनी है इसमें। सो इसमें कौन से ऑर्बिट में इसकी एनर्जी सेम होगी, मतलब हमें ये बोला है कि Li2+ इज इक्वल टू EH, जो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी है वही कौन से लेवल में होगी, लिथियम के लिए। तो लिथियम के लिए हम बोल देते हैं Z2 कितना, 3, उसके लिए मुझे N2 फाइंड करना है, और हाइड्रोजन के लिए N1 1, Z1 भी 1। तो देखो बच्चों कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला है, -me⁴Z²/8 ε02 n²h²। तो इसमें से अगेन आप देखो मास कांस्टेंट, E कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, n कांस्टेंट, सॉरी h कांस्टेंट, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ना कि En इज प्रोपोर्शनल टू Z²/n²। ऐसे ही यहाँ पर मैं क्या यूज किया मैंने, R इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। ओके, सो वी कैन राइट Z² मतलब Z2² इज इक्वल टू Z1² तो Z2 लिथियम है तो उसके लिए 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर भी एक स्टेप पूरा करते हैं, चलो, इज इक्वल टू Z1 मतलब 1² चलो। सो फाइनली N2² इज इक्वल टू 9, मतलब N2 इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड लेवल होगा ना, उसमें एनर्जी हाइड्रोजन के जो ग्राउंड स्टेट में होती है वही Li2+ के थर्ड लेवल में होगी, सेम। ओके, और ये क्वेश्चन ऑल्सो कंपेयर ऑर्बिटल रेडियस, तो हमें ऑर्बिटल रेडियस कंपेयर करनी है। ऑर्बिटल रेडियस मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू n²/z, मतलब कि मैं लिथियम के लिए बोल रहा हूं R2/R1, तो ये क्या आएगा, इट इज नथिंग बट N2/Z2² डिवाइड बाय N1/Z1²। अब N2 कितना मिला मुझे, 3 थर्ड ऑर्बिट के लिए, बाय Z2 कितना 3, अगेन देखो ये Z2 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी
एक छोटी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ये n स्क्वायर बाई जेड है तो इट्स व्हाट n2 स्क्वायर बाई z2 n1 स्क्वायर बाई z1। सो बच्चों देखो ये n2 स्क्वायर, n2 कितना मिला 3 का स्क्वायर 9 बाई 3 और 1 बाई 1। सो 3 3 जो 9, मैंने सिर्फ n2 z2 n1 z1 रखा है और कोई जादू टोना नहीं किया है बच्चों। सो R2 मतलब R Li2 प्लस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। इट्स द कंपैरिजन ऑफ ऑर्बिटल रेडियस, कुछ नहीं है, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z लगा दो, फिर जो भी चल रहा है वो करो। 5 रुपए वाला क्वेश्चन हो गया ये अब। ओके नाउ अब हम आगे बढ़े तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो अभी हम करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो एक्सरसाइज में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, सो चलो वो देखते हैं अब। सो एक्सरसाइज का एडिशनल में है, लेकिन वो जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। सो 13th क्वेश्चन है टेक्सचुअल एक्सरसाइज, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ओके सो 5 स्टार दे दो क्योंकि ये एमसीक्यू में शॉर्टकट में भी काम आता है। ओके सो लेट अस सी ये क्या बोल रहा है हमें। Obtain an expression for the frequency of radiation emitted when a hydrogen atom de-excite from n level to n minus 1 level। जब भी हाइड्रोजन है वो n में से n minus 1 में de-excite हो, तब हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी फॉर लार्ज n so that the frequency equals to classical frequency revolution of electron in the orbit। तो बहुत कुछ पूछ लिया है आपको कि क्लासिकल फ्रीक्वेंसी आप फाइंड करो और लार्ज एन हो तो जो अभी हम इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर जाएगा वो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। मुझे मालूम है आप क्वेश्चन नहीं समझे हो, आपको क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन है ना वो n में से n-1 लेवल में डी एक्साइट हो रहा है, मतलब कि मैं n-1 ले रहा हूं, n2 को मैं n ले रहा हूं। ओके लोअर में से हायर में, तो ऐसे मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, ऑर्बिट है वो उसी के अकॉर्डिंगली। सो डी एक्साइट हुआ है इसलिए मैंने n-1 लिया। अब एनर्जी का फॉर्मूला गौर से देखो, माइनस m⁴ z² समथिंग समथिंग, हाइड्रोजन है तो z1। सो एनर्जी का फॉर्मूला फिर भी आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूं m⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज HF बच्चों, ये होगा। सो E2 माइनस E1 एक्चुअली होता है, यहाँ डी एक्साइट हो रहा है तो E1 माइनस E2 भी ले लो। चलो सो E1 इज व्हाट, इट्स माइनस m⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n-1 स्क्वायर। ओके या E2 माइनस E1 ले रहे हो तो E2 की वैल्यू क्या रखोगे, n रख दो। चलो दोनों में से कोई भी करो, हमारी स्टैंडर्ड तरीका ये था ना उससे पहले, माइनस अगेन माइनस E1 रखोगे। सो माइनस m⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n-1 स्क्वायर h² इज इक्वल टू HF। देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ है ना E2 में ये वैल्यू रखी n की, n2 के, ओके, और E1 के लिए n-1 रखी। तो इसको है ना मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये स्पेस पूरी चाहिए। ओके तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ साइड में लिख रहा हूँ कि E2 माइनस E1 करेंगे। सो माइनस m⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और n², क्योंकि n2 है वो n है, या n2 लिख दो अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो माइनस E1 दैट इज माइनस m⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n1 स्क्वायर। चलो ये पूरा स्टेप बस HF। नाउ अब m⁴ दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो m⁴ by 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², और ये n1 कितना n-1, लेकिन माइनस माइनस प्लस है तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/n-1 स्क्वायर। ये माइनस वैल्यू है तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो कोई जादू टोना नहीं है, मैं सिर्फ रीअरेंज करके स्टेप कर रहा हूँ बच्चों, और कुछ नहीं है। सो नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना दो। सो लेट अस सी, f को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो m⁴ by h यहाँ पर आ गया तो 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ 1/n-1 स्क्वायर n² है तो n² माइनस n-1 स्क्वायर by n² इंटू n-1 स्क्वायर। तो ये मुझे ऐसा कुछ मिला।
लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है फॉर लार्ज एन, हमें प्रूव करना है कि जब भी एन लार्ज हो तो जो ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी जितनी होगी। अब ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला 2πr/t। अब 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आपको मालूम है। सो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू v/2πr। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड, ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है वो, और यहां से हमने निकाले। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो मैं फिर से आपके लिए लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं कि so that this frequency equal to the classical frequency of revolution of electron in the orbit। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी दोनों हमें सेम प्रूव करना है। तो नेक्स्ट, अब लार्ज एन बोला है। सो लार्ज एन अगर है तो n-1 को हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो इसको पहले मैं स्प्लिट कर देता हूं। f इज इक्वल टू me⁴/8ε0² h3। तो n² माइनस 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n² इंटू n-1²। तो ये n² तो चला जाएगा, फिर भी पूरा स्टेप चलो करें। me⁴/8ε0² h3, n² गया तो 2n-1 बाय n² इंटू n-1। ओके, सो लार्ज एन यहां से मैं लगा रहा हूं, लार्ज एन। ओके, क्योंकि अब ये फाइनल सिंप्लीफाई कर दिया इसलिए हम यहां पर लगाएंगे। आप बोल रहे हो कि सर यहां पर क्यों नहीं लगाया? तो ये 0 आ जाता। ओके, लार्ज एन की बात हो रही है तो पहले सिंप्लीफाई करो जो भी पावर है उसको, ओके, फिर लगाओ। तो ये लार्ज एन अगर है तो 2n-1 को मैं क्या लिख सकता हूं? अप्रोक्सीमेटली 2n। n-1 स्क्वायर है तो उसको मैं n-1 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं? n। सो फाइनली me⁴/8ε0² h3 2n बाय n², और इसको n-1 को n लिखा उसका भी स्क्वायर। सो एक n गया। सो फाइनली इट्स योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी। me⁴, 2 me⁴ नहीं करना है, 2 4 2। सो me⁴/4 ε0² h3 n3। So it's the formula of frequency of revolution। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, वो यहाँ पर जो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मैच करेगा, ऐसा हमें प्रूव करना। मतलब अभी हमने आधा क्वेश्चन किया है, आधा न्यूमेरिकल किया है। तो देखो ये अब क्लासिकल फ्रीक्वेंसी से है, इसको मैंने लेबल कर दिया 1। नाउ v इज इक्वल टू व्हाट? 2πr/t। मतलब 1/t इज इक्वल टू f होता है, तो भी आपकी तसल्ली के लिए पूरा स्टेप कर रहा हूँ। सो 1/t f होता है तो f इज इक्वल टू v/2πr। अब v की वैल्यू क्या होगी? तो L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल nh/2π, उसमें से v निकालो तो v होगा nh/2π mr। ओके, डिवाइडेड बाय 2πr। सो देखो बच्चों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने v की वैल्यू रखी ताकि दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में आ जाए। सो अब ये सब कुछ निकाल रहा हूं, r की वैल्यू याद रखना, मुझे यहां पर रखनी है। सो इट्स फ्रीक्वेंसी f या f डैश बोल दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। f डैश इज इक्वल टू nh/2π 4π² m r²। सो फाइनली r की वैल्यू रख दो तो nh 4π² m r²। तो पहले तो r की वैल्यू क्या होती है? n²h² ε0 अपॉन पाई z²m। हाइड्रोजन है तो 1 होगा, उसका भी स्क्वायर, क्योंकि r² है। बी केयरफुल, कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए इसमें। सो स्क्वायर करके ऊपर भेज दे। nh π² z1 होगा, फिर भी अभी लिख लेते हैं, लिखा ही है तो m² बाय 4π² m n⁴ h⁴ ε0²। सो अब जितना भी कैंसिल हो सके करे। चलो, मास एक π² गया, ε0 एज इट इज रहेगा, एक n जाएगा तो ये 3 बचा। सो और कुछ है, h⁴ है तो h⁴ हो जाएगा। तो मुझे ये z1 लिखा तो m² में से एक m गया, सो me⁴/4 ε0² h3 n3। सो आप ये फॉर्मूला देखो,
कि एनर्जी ट्रांजिशन होता है वहां से फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है, और क्लासिकल जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें ये दोनों क्या मिला, सेम मिला, सो वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। ओके, नाउ कांस्टेंट मतलब कि ये दोनों तरीके से जाएंगे तो सेम आएगी, मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ डैश या फ्रीक्वेंसी एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, और टाइम पीरियड टी के लिए जाएंगे तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। सो ये आपका शॉर्टकट है जो एमसीक्यू में यूज होगा अगेन एंड अगेन। ओके, ये एमसीक्यू में काफी दफा यूज होने वाला है बच्चों, सो बी केयरफुल। ओके, सो यहाँ से आप आराम से एमसीक्यू में सोल्व कर सकते हो, टी इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब याद रखना है। सो यहाँ से हो जाएगा। सो देखो बच्चों, काफी हार्ड न्यूमेरिकल आपको लग रहा है, आपको क्या करना है, ये स्पेशली ये क्वेश्चन ना वो 5 टाइम करना पड़ेगा, 5 टाइम करोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में मेथोडोलॉजी है ना बैठ जाएगी। ओके, इतना भी हार्ड नहीं है। देखोगे तो मैं क्या किया, मैं बेसिक के साथ डटा रहा हूँ, जो एनर्जी वाला फॉर्मूला डिराइव करते थे उसमें सी बाई लेमड़ा यहाँ पर रख देते थे, वो नहीं किया और एफ को सब्जेक्ट बनाकर आगे बढ़ता रहा। आपका और एक जगह पर कंफ्यूजन है कि मैंने यहाँ पर n-1 को पहले स्प्लिट किया और यहाँ पर n-1 की जगह पर डायरेक्ट n रखा, लेकिन ऊपर आप देख सकते हो सब्ट्रैक्शन में है, नीचे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, डेफिनेटली आप यहाँ पर रुके हो, सोच रहे हो कि सर ने यहाँ पर n-1 के लिए n रखा तो पहले भी रख सकते थे n, क्यों नहीं रखा। यस, आप सही हो, सोच रहे हो तो हाँ, लेकिन उसका रीजन क्या है, ये सब्ट्रैक्शन में है और यहाँ पर नीचे मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर आप रुके थे। सो दैट्स इट। सो यहाँ से ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। उसके अलावा आपको काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि मैं अगर करवाऊंगा तो अगेन क्या होगा कि सेम मेथोडोलॉजी आने वाली है, ऑलमोस्ट 99% मेथोडोलॉजी हमने कवर कर ली है। ओके, सो बाकी को आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई भी डाउट्स है मुझे बेझिझक भेजो। ओके, थैंक यू।